दोस्तों हाल ही में मैंने तुम्बाड़ मूवी को देखा है जिसे राही अनिल वारबे और इनके साथ और दो डायरेक्टर ने मिलकर डायरेक्ट किया है। इस मूवी को IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और रोटन टमाटो पर इस मूवी को 85% फिश विद 95% वूपिंग ऑडियंस स्कोर मिला है। आज की ये मूवी हॉरर मूवी होने वाली है तो कोई भी मिस मत करना। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट द मूवी। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम पूर्ति की देवी को देख पाते हैं। कहा जाता है यह पृथ्वी इसी देवी की कोख है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो देवी ने 16 करोड़ देवी देवताओं को इसी कोख से जन्म दिया, लेकिन देवी को सबसे ज्यादा प्यार अपनी पहली संतान यानी कि हस्तर से था। लेकिन आज आप कहीं भी वेद पुराण में देख लो, आपको हस्तर का नामो निशान नहीं मिलेगा, क्योंकि हस्तर को देवी का पूरा सोना पाना था। उसने सोना तो अपने मन मर्जी से उठा लिया, लेकिन जब वो अनाज को छूने गया तो सभी देवी देवताओं ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। देवी देवताओं के हर एक बार से वो तिनकों में बिखरता चला गया। अब इससे पहले कि वो ब्रह्मांड में धूल बनकर बिखर जाता, देवी ने उसे बचा लिया, लेकिन उसे बचाने की एक शर्त थी, उसे कोई भी नहीं पूछेगा और उसका नाम भी हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। अब कई युग बीत जाते हैं और हस्तर का नामो निशान मिट जाता है, पर एक दिन हमारे ही पूर्वजों ने उसे याद किया और उसकी याद में तुम्बाड़ में एक मंदिर बना दिया। कहा जाता है तब से देवी देवताओं का क्रोध बनकर तुम्बाड़ पर आज भी बारिश बरसती रहती है। अब हम व्यूवर्स एक औरत को देख पाते हैं जो कि एक बूढ़े आदमी के पास जाकर उसकी सेवा कर रही होती है। ये बूढ़ा आदमी उस औरत का ससुर होता है। यह औरत यहाँ पर उसके ससुर से कहती है, तुमने कहा था कि समस्या के बाद तुम वो सोने की मुद्रा मुझे दे दोगे। अब यहाँ पर इस औरत का ससुर कहता है, वो सोने की मुद्रा मजाक है क्या, अपनी हिम्मत पर कमाओ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें इस औरत के दोनों बेटों को दिखाया जाता है। इस औरत के बड़े बेटे का नाम विनायक राव होता है और छोटे बेटे का नाम सदाशिव होता है। हम विनायक राव को आगे सिर्फ विनायक ही बुलाएंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर दोनों लड़के घर में जाने के लिए काफी घबरा रहे होते हैं, क्योंकि उनके घर में एक बुढ़िया होती है जो कि पिछले 400 सालों से जिंदा होती है। शाम होती है, अगर इस बुढ़िया को खाना नहीं मिला तो ये अपनी जगह से उठकर खाना देखने लग जाती है। और विनायक की माँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि वो बुढ़िया एक श्रापित है और विनायक की माँ नहीं चाहती कि वो बुढ़िया उसी की तरह किसी और को भी श्रापित कर दे। वो लोग इस बुढ़िया को इसलिए पाल रहे थे क्योंकि इस बुढ़िया को पता था कि किले में खजाने को कहाँ पर छुपा कर रखा गया है। बस इतना पता करने के लिए ये लोग इस बुढ़िया को पाल रहे होते हैं। अब यहाँ पर विनायक की माँ लेट हो चुकी थी और विनायक भी इस बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए वो हिम्मत करके घर के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर विनायक जैसे तैसे खाना बनाता है और अपने छोटे भाई सदाशिव के हाथ में उस खाने को एक थाली में रखकर उस बुढ़िया को खिलाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर सदाशिव डरते उस बुढ़िया की ओर जा रहा होता है, तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और सदाशिव के हाथ से वो थाली छीनती है और विनायक को एक चाटा मारती है। अब विनायक की माँ उस खाने को फेंक देती है और फिर से अपने हाथों से दूसरा खाना बनाती है और उस बूढ़ी औरत को खिलाकर सुला देती है। अब थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर से चीखने चिल्लाने लग जाती है। विनायक की माँ उस बुढ़िया के पास डरती हुई जाती है और उससे कहती है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। अब ये सुनकर वो बुढ़िया चुपचाप सो जाती है। अब यहाँ पर विनायक की माँ का ससुर गुजर जाता है, जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। विनायक की माँ उसका क्रियाक्रम नदी की दूसरी ओर से ही देखती है और अपने दोनों बेटों को घर लेकर वापस आ जाती है। अब यहाँ पर विनायक कहता है, आज सरकार मर चुका है। विनायक की माँ कहती है, पता है हम तुम्बाड़ छोड़ रहे हैं, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा। विनायक कहता है कि वाड़ा तो अपना हुआ ना, वहाँ और कौन रहता है। विनायक की माँ कहती है, वहाँ क्या भूखे मरेंगे, लोग तो हमारे नजदीक भी नहीं आना चाहते। विनायक कहता है, वाड़ा में जो खजाना है वो तो अपना होगा ना। विनायक की माँ कहती है, सरकार पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, उसे तो नहीं मिला। विनायक कहता है, उस बुढ़िया का क्या, वो तो सरकार की लकड़ नन्ही है, उसे खजाने के बारे में जरूर कुछ न कुछ पता होगा। ये सुनकर विनायक की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और विनायक को धक्का देकर कहती है, जा पूछ गया। विनायक की माँ कहती है, कल शाम होती हम इस गाँव को छोड़कर रात को सातारा जाएंगे और वहाँ से सीधा पुणे। इतना सुनते ही विनायक घर से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद सदाशिव कहता है, ये पुणे क्या है। विनायक कहता है, वहाँ पर सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फिरती है, वो भी बिना बैलों के। सदाशिव कहता है, कुछ भी, तुम्हारी बातों पे तो अब विश्वास ही नहीं रहा है। अब सदाशिव जिस पेड़ के डाली पर बैठा था उस पेड़ की डाली टूट जाती है और सदाशिव उस पेड़ से नीचे गिर जाता है। पेड़ की डाली की टूटने की आवाज विनायक सुनता है और वो तुरंत अपने भाई को दीवार के उस पार देखने जाता है। विनायक उस पार आकर देखता है उसके भाई के सर में एक पत्थर लगने की वजह से चोट लग गई थी और उसके सर से खून निकल रहा था। विनायक तुरंत अपनी माँ को बुलाने जाता है और सदाशिव यहाँ पर थोड़ी आंखें खोलता है। अब विनायक की माँ सदाशिव को
अस्पताल के लिए शहर की ओर ले जा रही होती है। यह समय 1980 का था, तो इस समय गांव में अस्पताल नहीं हुआ करते थे। विनायक की माँ जाने से पहले विनायक को कहती है बुढ़िया को खाना तू खिला देना और खुद भी खाकर सो जाना। विनायक कहता है अगर वो उठ गई तो। विनायक की माँ कहती है अगर वो उठ जाए तो उससे कहना सो जा वरना हंसता आ जाएगा। ये सुनते ही वो चुपचाप सो जाएगी। विनायक चुपचाप वापस घर आ जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें विनायक की माँ को दिखाया जाता है। आधे रास्ते में ही बैलगाड़ी वाला कहता है माँ अभी भी अस्पताल चलना है या फिर शमशान ले चलो। यहाँ पर विनायक की माँ कहती है वाड़ा ले चलो। अब हमें विनायक को दिखाया जाता है जो कि घर में उल्टी सीधी हरकतों की वजह से आटे को घर में बिखेर देता है। तभी भूखी बुढ़िया के रोने की आवाज आने लगती है और विनायक डरते हुए बुढ़िया के पास जाता है। विनायक टूटे हुए दरवाजे के नीचे से देख रहा होता है कि वो क्या कर रही है, लेकिन वो बुढ़िया विनायक को देख लेती है और उसे अपने पास बुलाती है। विनायक उसके पास चला जाता है। विनायक के हाथ में लालटेन होता है। वो बुढ़िया विनायक को लालटेन हटाने के लिए कहती है क्योंकि उसे उजाले से नफरत होती है। विनायक डरते हुए उस बुढ़िया से खजाने के बारे में पूछता है, लेकिन वो बुढ़िया कुछ दूसरी ही बात कर रही होती है। विनायक कहता है खजाना कहाँ है, वाड़ा में है क्या? लेकिन वो बुढ़िया कहती है मेरे चेहरे को देखो, मेरे मुंह में कील गड़ी है, तुम इसमें खाना डाल दो, मैं उसे खा लूंगी। यहाँ पर विनायक फिर से कहता है खजाना कहाँ है, वाड़ा में है क्या? तो बुढ़िया कहती है पहले तू मुझे खाना दे, फिर मैं तुझे खजाने के बारे में सब कुछ बता दूंगी। ये सुनते ही विनायक तुरंत खाना लाने के लिए बाहर चला जाता है। विनायक यहाँ पर आकर देखता है कि उसकी माँ ने अभी तक खाना नहीं बनाया था, तो विनायक बनाने के लिए लग जाता है। उसके माँ ने उसे जाते वक्त उस बुढ़िया को शांत करने के लिए जो कहा था वो यहाँ पर याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। विनायक डर के मारे सो जा वरना हंसता आ जाएगा ये कहने के बजाय सब कुछ उल्टी सीधी बकवास कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बुढ़िया उसके पीछे आ जाती है और उसके पैर में बंधी एक चेन के हिस्से को विनायक के पैर पर बांध देती है और विनायक को घसीटते हुए अपने कमरे की ओर ले जाती है। बुढ़िया यहाँ पर विनायक को कहती है आज तो मैं ताज़ा ताज़ा मांस खाओगी। विनायक की माँ ने कही बात विनायक याद करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो सब उल्टी सीधी बात बोल रहा होता है। विनायक को बुढ़िया कमरे की ओर ले जा रही होती है और वो एक टेबल से विनायक के सर को ऊपर निकाल लेती है। बुढ़िया यहाँ पर अपने हाथों से उसके मुंह में गड़ी हुए कीलों को निकाल लेती है और उसकी सारी लाड विनायक के सर पर गिरती है। विनायक यहाँ पर बहुत घबरा जाता है। अब वो बुढ़िया अपना मुंह खोलती है और विनायक के सर को खाने वाली होती है। तभी विनायक की माँ की कही बात विनायक को याद आ जाती है। यहाँ पर विनायक कहता है सो जा वरना हंसता आ जाएगा। बुढ़िया इतना सुनती ही वहीं पर ही सो जाती है। विनायक अपने आप को छुड़ाता है और बाहर चला जाता है। तभी विनायक की माँ भी रोते हुए घर पर आती है और विनायक के मुंह पर कुछ जड़ी बूटियां लगा रही होती है, क्योंकि बुढ़िया को लड़ते समय विनायक के फेस पर भी चोट लगी थी। उसकी माँ बहुत रो रही होती है और विनायक अपने भाई सदाशिव के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी माँ यहाँ पर कुछ नहीं बोलती और जोर जोर से रोने लगती है। विनायक समझ जाता है कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब रात होती है और विनायक और उसकी माँ सातारा के लिए निकल जाते हैं, यानी कि वो इस गांव को छोड़ रहे होते हैं। विनायक गांव छोड़ते समय कहता है आज चलना, आई वापस चलते हैं। उस बुढ़िया के हाथ पैर बांधते हैं और उससे खजाने के बारे में पूछते हैं। अभी भी वक्त है, आई चलना। विनायक की माँ अभी तक सदमे में होती है और वो विनायक से कहती है चुप कुतरे, अगर तुझे खजाना ही चाहिए तो ये ले, ये सोने की मुद्रा रख और अपने मुंह को बंद कर। विनायक कहता है ये तो सिर्फ एक है, वहाँ पूरा खजाना छुपा है, चलना आई, उससे पूछते हैं। विनायक की माँ यहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाती है और विनायक को बहुत ही बुरा भला कहती है। वो विनायक से ये भी कहती है अगर तुम मुड़कर फिर से इस गाँव में आएगा तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, बोल कि तू इस गाँव में फिर से कभी नहीं आएगा। विनायक तब तो उसकी माँ को रोता हुआ देखकर ये कह देता है कि वो इस गाँव में फिर से कभी नहीं आएगा। अब 15 साल बीत जाते हैं। अब यहाँ से इस मूवी का सेकेंड पार्ट शुरू होता है। विनायक फिर से तुम्बाड़ में वापस आता है। गाँव में आने के बाद विनायक उसके घर में जाता है जहाँ पर कभी उसकी माँ और वो रहा करते थे। वहाँ जाकर विनायक उस बुढ़िया के कमरे को खोजने लगता है। विनायक को उस बुढ़िया का कमरा मिल जाता है। विनायक उस कमरे के दरवाजे को तोड़कर उसके अंदर चला जाता है। वहाँ जाकर विनायक उस बुढ़िया को देखता है। उसका दिल छाती से बाहर होने के बावजूद भी धड़क रहा होता है। उस बुढ़िया के पूरे शरीर में पेड़ उग चुके होते हैं और फिर भी वो बुढ़िया जिंदा होती है उसी श्राप के कारण।
विनायक उस बुढ़िया को उठाता है और वो बूढ़ी दादी विनायक को भी पहचान लेती है। वो कहती है, बेटा तू वापस आ गया। विनायक ये सुनती है एकदम भयानक हंसने लगता है। विनायक अब बूढ़ी दादी से खजाने के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर दादी विनायक से कहती है उस खजाने के चक्कर में मत पड़, उसका एक बार मुझ पर असर हुआ था और आज तक मैं उस बात से बचता रही हूँ। विनायक कहता है, नहीं जाऊंगा दादी, लेकिन खजाने के बारे में तो बता दे, उसमें से आधा तेरा। दादी कहती है, नहीं चाहिए, मुझे बस मुक्ति चाहिए, जला दे मुझे। तू मेरे आत्मा को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मेरे शरीर को खत्म कर सकता है। तेरा उस श्रापित जगह पर जाना नहीं जाना तेरे हाथों में है, उससे बाद तेरे हाथों में कुछ नहीं रहेगा। विरासत में मिली हर चीज का दावा नहीं करना चाहिए। विनायक कहता है, मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा दादी। दादी कहती है, लालची है तू। विनायक अब वार्डा जाता है। वहाँ जाकर सबसे पहले वो किले का दरवाजा तोड़ता है और फिर अंदर जाकर थोड़ा रेस्ट करता है। वहाँ जाकर विनायक खजाने के रास्ते को उगड़ने लग जाता है, क्योंकि कई सालों से यहाँ पर कोई नहीं आया था और यहाँ का रास्ता पत्थरों की वजह से बंद हो चुका था। विनायक उसी रास्ते को खोलने में लग जाता है। फाइनली विनायक उस रास्ते को खोल देता है और फिर उसे एक संदूक दिखाई देता है जिसके अंदर खजाने का राज छुपा होता है। विनायक उस संदूक को देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। इस रास्ते को उगड़ने में विनायक को लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। विनायक अब वापस दादी के पास जाता है और दादी को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, दादी फिर से एक बार सोच ले। दादी कहती है, सोच लिया बेटा, जला दे मुझे। विनायक उस पर पेट्रोल डालता है और उसे जला देता है। अब हमें पुणे सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर विनायक की बीवी रहती है। विनायक पुणे वापस आ जाता है। घर आने के बाद विनायक देखता है कि उसकी बीवी ने आटा पीसने का धंधा शुरू किया है। विनायक उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपनी बीवी को मारने के लिए पास आने लगता है। घबराकर उसकी बीवी यहाँ पर कहती है, तुम इतने दिनों से गायब थे और मेरे पास घर चलाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं थी। लोग कैसे कैसे बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया था। अब यहाँ पर विनायक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने बीवी को माफ कर देता है। अब विनायक 3-4 महीने से वहीं था तो उसके दाढ़ी और बाल काफी बढ़ चुके थे। अब सबसे पहले वो उन्हें कटवा लेता है और फिर एक सोने के व्यापारी के पास जाता है जो कि उसी का दोस्त होता है। उसका नाम राघव होता है और राघव विनायक को अपना दिया हुआ उधार मांगने लगता है। यहाँ पर राघव विनायक से कहता है, तुम मेरे पास 3-4 महीने काम कर लो और मेरा उधार मिट जाएगा। विनायक यहाँ पर कहता है, सोने की मुद्रा है, लोगे क्या? राघव कहता है, सोने की मुद्रा। राघव सोने की मुद्रा को देखता है। राघव विनायक से कहता है, तुम ये कहाँ से लाए? चोरी का माल तो नहीं है? चोरी का माल झाँच के लेता हूँ। विनायक कहता है, चोरी का होता तो मैं बता देता, पूछती नहीं है। विनायक के पास और 3-4 सोने की मुद्रा होती है जो कि 100-100 रुपए की होती है। राघव का विनायक पर 38 रुपए का उधार होता है। अब विनायक का उधार चुकता हो जाता है और राघव को विनायक को ऊपर से पैसे देने पड़ते हैं। भूलना मत, ये समय 1980 का है तो इस समय 100 की कीमत लाख के बराबर थी। अब विनायक बहुत सारी मुद्राओं को लाता है और राघव को देता है। राघव के पास पैसे नहीं होते विनायक को देने के लिए। अब विनायक का राघव पर कर्जा हो जाता है। अब राघव को पता करना था कि विनायक इतने सारी सोने की मुद्राएं ला कहां से रहा है। तो राघव चला जाता है विनायक के घर और उसकी बीवी को बहला फुसला कर खजाने के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीवी यहाँ पर कह देती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब यहाँ पर अचानक विनायक आ जाता है और विनायक राघव को देखकर थोड़ा हड़बड़ा जाता है। विनायक कहता है, आप तो कल आने वाले थे। राघव कहता है, यहीं से गुजर रहा था तो सोच लिया कि तुम्हारा हालचाल पूछ लो। राघव जाते वक्त विनायक से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने धंधे में आधा भागीदार बना लो। वो क्या है कि जोखिम आधा हो जाएगा और मुनाफा दुगना। विनायक कहता है, आपको क्यों जोखिम उठाना है, मैं हूं ना। मतलब उसका कहना साफ था कि वो राघव को पार्टनरशिप नहीं देगा। अब जाते वक्त विनायक राघव से कहता है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो बेझिझक विनायक से मांग ले। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और विनायक के घर एक लड़का जन्म लेता है। विनायक अब बहुत ज्यादा अमीर हो चुका था और राघव पर विनायक का कर्जा 830 रुपए का हो चुका था और राघव के पास विनायक को पैसे देने के लिए नहीं थे। तो राघव एक लड़की को ले आता है और विनायक को उसे खरीदने के लिए कहता है। अब राघव उस लड़की की कीमत 800 रुपए लगाता है। विनायक कहता है, 800 रुपए, ये तो कुछ ज्यादा ही महंगी हो गई, लेकिन फिर विनायक उसे खरीद ही लेता है। विनायक की बीवी तभी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, इसे रखेंगे कहाँ? अब विनायक कहता है, तुम्हें ही तो नौकरानी चाहिए थी, इसे हम ऊपर के कमरे में रखेंगे, वो तो वैसे भी खाली पड़ा है। अब रात हो जाती है और विनायक की बीवी सो जाती है, लेकिन विनायक अभी तक जग रहा होता है। तभी वो लड़की जिसे राघव ने लाया था वो विनायक को ऊपर बुलाती है अपने पास। विनायक बिना सोचे समझे उसके पास झपट
पड़ता है, लेकिन वो लड़की विनायक को हिप्नोटाइज कर देती है और उससे इस खजाने के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन निकालने लगती है। लेकिन विनायक फिर भी उसे पूरी बात नहीं बताता। उस लड़की का हिप्नोटाइजेशन भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब वो लड़की राघव को सोने के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मिली थी वो सब कुछ बता देती है। वहाँ जाकर राघव खजाने की तलाश करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी वाड़ा में विनायक भी आ जाता है और राघव को देख लेता है, लेकिन राघव विनायक को नहीं देख पाता। विनायक उसके पीछे एक लकड़ी की आवाज निकालता है और राघव उसके पीछे की ओर देखने लगता है। तभी राघव विनायक को देख लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसे विनायक ने देख लिया है। अब विनायक जानकर भी अनजान बनता है और वह कुएं में उतर जाता है। वहाँ से जब वो बाहर निकलता है तो उसके हाथ में सोने की मुद्राएं होती है। अब विनायक वहाँ से चला जाता है। अब राघव विनायक के जाने के बाद फिर से कुएं में उतरता है। राघव को वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर राघव चला जाता है। राघव को अंदर जाकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो है किस जगह पर। फिर उसे एक डब्बा मिलता है जिसे राघव खोलता है। उसमें से गीले आटे की गुड़िया निकलती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पास कोई आ रहा है। तभी अचानक उस पर हमला हो जाता है और यहाँ से सीन कट हो जाता है। विनायक फिर से माता की कोख में यहाँ पर आ जाता है और यहाँ आने के बाद वो देखता है कि राघव को हस्तर ने एक जगह पर गाड़ दिया है। राघव विनायक को मदद के लिए पुकार रहा होता है, लेकिन विनायक अपने काम में व्यस्त होता है। विनायक जब तक इस सूखे आटे के सर्कल में होता है तब तक उसे हस्तर हाथ नहीं लगा सकता। हस्तर को गीले आटे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो सूखे आटे को छूने की कोशिश करता है तो उसका शरीर जलने लगता है। अब विनायक एक डब्बे से फिर से गीले आटे की गुड़िया को निकालता है और वहाँ पर हस्तर आ जाता है। अब यहाँ पर विनायक हस्तर को आटे की गुड़िया दिखाकर बहुत परेशान करता है। हस्तर उसके सामने हाथ भी जोड़ता है, लेकिन विनायक उसे आटे की गुड़िया को नहीं देता। हस्तर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो राघव के पास जाता है और उसका एक हाथ ही उखाड़ देता है। विनायक आटे की गुड़िया को दूसरी ओर फेंकता है और हस्तर आटे की गुड़िया के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। हस्तर आटे की गुड़िया खाने के लिए जाता है और विनायक हस्तर की कमर को बांधे हुए थैले को फोड़ देता है, जिसमें से सोने की मुद्राएं गिरती है। विनायक उन मुद्राओं को लेता है और बाहर की ओर निकलने से पहले राघव के ऊपर लालटेन फेंक देता है, जिसकी वजह से राघव वहीं पर जलने लग जाता है और विनायक जल्दी से वहां से बाहर निकल जाता है। विनायक की बीवी को पता चल जाता है कि विनायक इस नौकरानी के साथ सोने की कोशिश किया था। अब विनायक की बीवी उस नौकरानी को बहुत मारने लगती है और विनायक उसकी बीवी को कुछ नहीं कहता। अब विनायक की बीवी उस नौकरानी को पानी में बाहर ही खड़ा कर देती है। अब विनायक उस नौकरानी को फिर से अंदर ले लेता है। यहाँ से इस मूवी का 3rd चैप्टर शुरू होता है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और विनायक काफी कमजोर हो चुका था। उसके आसपास की चीजें उसे क्लियर नहीं दिख पाती थी और उसके हाथ पैरों में भी काफी कम ताकत बची थी। अब विनायक ने ऐसी सिचुएशन में अपने बेटे पांडुरंग को तैयार किया था हस्तर से सोने की मुद्राओं को चुराने के लिए। अब रात होती है और पांडुरंग विनायक से कहता है, बाबा आज मैंने 19वीं बार में 18 सिक्कों को उठाया, लेकिन इस पर विनायक का कोई भी जवाब नहीं होता। अब विनायक को किसी का फोन आता है और वो विनायक को पैसे मांग रहा होता है। अब विनायक इस समय अपने बीवी को ठीक से बोलता नहीं था, लेकिन विनायक आज उसके पास जाता है और उससे कहता है सुबह पांडुरंग को तैयार कर देना। अब पांडुरंग ये सुनकर बहुत ही खुश था क्योंकि वो तुम्बाड़ जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। अब सुबह होती है और विनायक की बीवी पांडुरंग को तैयार कर देती है। फिर वो दोनों तुम्बाड़ के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर जाते ही विनायक पांडुरंग को सबसे पहले आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है। पांडुरंग पहली बारी में ही अच्छे से गुड़िया बना लेता है। विनायक उस गुड़िया को पांडुरंग के हाथ से लेता है और फेंक देता है और कहता है आज सिर्फ हम अभ्यास के लिए आए हैं, इसलिए उसका कोई काम नहीं है। अब विनायक पांडुरंग को माता की कोख के अंदर ले जाता है। वहाँ जाकर पांडुरंग राघव की लाश को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। विनायक कहता है ये मेरा दोस्त राघव है। पांडुरंग कहता है इसे ऐसे किसने मारा? विनायक कहता है हस्तर ने। पांडुरंग विनायक से कहता है हस्तर कब आएगा? विनायक कहता है वो ऐसे ही नहीं आता, उसके लिए आटे की गुड़िया चाहिए। तभी पांडुरंग अपने शर्ट से आटे की गुड़िया को निकालता है। विनायक उसे देखकर काफी घबरा जाता है क्योंकि उसके ऊपर ही हस्तर आ गया था और वो चुपके से बस विनायक पर हमला ही करने वाला था कि विनायक उसे देख लेता है। विनायक जल्दी से सूखे आटे के सर्कल में चला जाता है। विनायक सर्कल में तो आ जाता है, लेकिन धक्का लगने की वजह से पांडुरंग सर्कल से बाहर गिर जाता है। अब पांडुरंग के हाथ में आटे की गुड़िया थी तो हस्तर उसके पीछे पड़ जाता है। अब हस्तर बस उसे खाने वाला होता है, तभी विनायक उसे सर्कल के अंदर खींच लेता है और
पांडुरंग गुड़िया को छोड़ देता है, इसलिए हस्तर गुड़िया की ओर ज्यादा फोकस करता है। अब पांडुरंग और विनायक दोनों भी यहाँ पर जख्मी होते होते बच जाते हैं। अगर हस्तर इन दोनों को डैमेज कर देता तो ये दोनों भी उस बुढ़िया की तरह श्रापित हो जाते। अब पांडुरंग यही नहीं रुकता, वो तुरंत सर्कल के बाहर जाता है और हस्तर के कमर से सोने की मुद्राओं को छीनता है और फिर वो दोनों उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद विनायक पांडुरंग को बहुत मारता है, क्योंकि उसकी एक बेवकूफी की वजह से उन दोनों की जान भी जा सकती थी। अब विनायक पांडुरंग को घर की ओर ले जा रहा होता है। विनायक पांडुरंग को एक सोने की मुद्रा रखने देता है और कहता है कि संभाल के रखना, ये तेरी पहली कमाई है। हाल ही में देश को भी स्वतंत्रता मिली होती है और कुछ लोग विनायक के पास आते हैं। उनमें से एक आदमी विनायक को कहता है, सरकार तुम्हारे उस वार्डा को तोड़कर उस जगह पर बस्ती बसाने की बात कर रही है। विनायक इस बात को लेकर चिंतित था, क्योंकि वो एक ही जरिया था जिसकी वजह से विनायक इतना अमीर बना था। अब विनायक के घर की नौकरानी सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है, तभी रास्ते में उसे पांडुरंग मिलता है। पांडुरंग उससे कहता है कि तुम मुझे बहुत ही पसंद है, अगर तुम मुझे मुजरा दिखाएंगी तो मैं तुझे एक सोने की मुद्रा दूंगा। इतना ही नहीं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तुझसे ही ब्याह करूंगा। नौकरानी पांडुरंग का हंसते हुए मजाक उड़ाती है, क्या बोल रहा है तू, उम्र क्या है तेरी? पांडुरंग कहता है, उससे तुझे क्या। अब विनायक पांडुरंग को अपने पास बुलाता है। वो फुल नशे में होता है और वो अपने तिजोरी का ताला पांडुरंग को खोलने के लिए कहता है। उस तिजोरी में बहुत सारी सोने की मुद्राएं और पैसे पड़े होते हैं। पांडुरंग कहता है, ये तो बहुत सारा है बाबा, इतने में तो हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। विनायक कहता है, नहीं निकलेगी, मैंने भी यही सोचा था। अब इतना कहते ही विनायक यहाँ पर ही सो जाता है। अब जब वो उठता है तो उसके पास नौकरानी बैठी होती है। विनायक उस नौकरानी के हाथ में एक सोने की मुद्रा देखकर चौंक जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये सोने की मुद्रा इसे कहाँ से मिली। अब विनायक जाता है और पांडुरंग को काफी मारने लग जाता है। विनायक कहता है, इतना बड़ा हो गया तू, मुजरा देखेगा। यहाँ पर विनायक पांडुरंग को बहुत देर तक पेलता रहता है। पांडुरंग यहाँ पर मार खा खा कर तंग हो चुका था। वो अपनी माँ को आवाज देने लगता है, लेकिन विनायक उसका गला पकड़ लेता है। अब पांडुरंग विनायक से कहता है, बाबा हम लोग हस्तर का पंजा ही चुरा कर ले आते हैं, उससे ही तो हस्तर को सोना मिलता है। अब विनायक पांडुरंग को फिर से एक लात मारता है और कहता है, वहाँ पर वक्त ही कितना मिलता है बेवकूफ, 2-3 मुद्रा उठाओ और भागो। पांडुरंग कहता है, हम बहुत सारी गुड़ियाओं को ले जाएंगे ना बाबा, वो एक को खाएगा हम दूसरे फेंकेंगे, वो दूसरे को खाएगा हम तीसरी को फेंकेंगे। अब विनायक इस बारे में सोचने लगता है और वो पांडुरंग को अपने पास बुलाता है। यहाँ पर पांडुरंग विनायक के पास जाते ही उसके पैर पकड़ के विनायक से माफी मांग लेता है। विनायक उसे माफ कर देता है। विनायक यहाँ पर पांडुरंग को कहता है, 2-3 साल अपने धोती में रहे, फिर करा देंगे तेरी भी शादी। अब विनायक पांडुरंग को मुजरा देखने भी ले जाता है। दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब वो दोनों वापस वार्डा जाते हैं और बाहर ही 20-30 गुड़ियाओं को बना लेते हैं। अब वो दोनों माता की कोख के अंदर जाते हैं। अब वो दोनों माता के कोख में जाने से पहले बक्से के बाहर ही एक सूखे आटे का सर्कल बना देते हैं। अब वो दोनों अंदर जाते हैं और अंदर जाकर विनायक सूखे आटे का सर्कल बना लेता है और पांडुरंग सभी गुड़ियाओं को बाहर निकाल लेता है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। पांडुरंग ने जितनी गुड़ियाओं को बाहर निकाला था, वहाँ पर उतने सारे हस्तर आ जाते हैं। उन सभी हस्तरों को देखकर विनायक घबरा जाता है और उन सभी गुड़ियाओं को ढकने लगता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो सभी अब बाहर निकल चुके थे। पांडुरंग कुछ गुड़ियाओं को सर्कल से बाहर फेंकता है, जिसकी वजह से कुछ हस्तर गुड़ियाओं को खाने के लिए आपस में ही लड़ाई करने लग जाते हैं। अब विनायक और पांडुरंग उस जगह पर काफी देर तक बैठे रहते हैं। अब यहाँ पर उन दोनों का लालटेन भी बुझ चुका था और उनके पास जलाने के लिए कोई चीज भी नहीं थी। अब विनायक को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जगह से पांडुरंग को कैसे निकालेगा। विनायक यहाँ पर सभी गुड़ियाओं को अपने शरीर से बांध लेता है और बाहर निकलने की तैयारी करने लगता है। यहाँ पर पांडुरंग सोया हुआ होता है। वो उठकर देखता है कि उसके पापा ने सभी गुड़ियाओं को अपने शरीर से बांध लिया है और वो बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर पांडुरंग विनायक का पैर पकड़ लेता है और उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। वो वहाँ पर बहुत देर तक रोता रहता है, लेकिन विनायक उसकी एक नहीं सुनता। यहाँ पर पांडुरंग जैसे ही एक माचिस की तीली को जलाता है, वो देखता है कि सभी हस्तर उसके बाबा के पीछे बाहर की ओर जा रहे हैं। कुछ हस्तर गिरकर मारे जाते हैं और कुछ हस्तर बाहर निकलने के चक्कर में मारे जाते हैं, क्योंकि विनायक ने बॉक्स के बाहर भी एक सूखे आटे का सर्कल बनाया था। अब यहाँ पर सभी हस्तर खत्म हो चुके थे और पांडुरंग सेफली उस कुएं से बाहर निकलता है। बाहर आने के बाद विनायक देखता है कि उसके पापा भी उस बुढ़िया की तरह श्रापित हो चुके थे। विनायक की ऐसी स्थिति देखकर पांडुरंग बहुत ज्यादा रोता है। विनायक पांडुरंग को यहाँ पर सोने की मुद्राओं से भरी थैली देता है, लेकिन यहाँ पर पांडुरंग उस थैली को ना लेकर विनायक के ऊपर ही लालटेन डाल देता है, जिसकी वजह से विनायक यहाँ पर मारा जाता है
और पांडुरंग रोते हुए इस जगह से निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।